काफी क्राइम्स और आते जा रहे हैं। 10 डेज के अंदर 10 रेप्स करती है, ग्लोरीफाई करती है कि हाँ रेप तो नॉर्मल है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जस्टिस नहीं है। क्या हमारे लॉ इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि कोई क्राइम करने से डरेगा? आंसर इज नो। उन्होंने लैंड परचेज कर ली एज इट इज, उन्होंने कहा अब इसे खाली कराना है। विद इन 3 months डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे पास हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया, एविक्शन के सबके ऑर्डर हो गए, सारे की सारे लोग चले गए हाई कोर्ट। एक ने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो जी, मेरा खर्चा हो रहा है, ये सब हो रहा है, छोटी छोटी दुकानें थी, उसको पैसे दे के खाली करा। तो जो ओनर ऑफ दोस प्रॉपर्टीज को रेंट मिल रहा है, हाँ, कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 3 रुपए रेंट दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, तो प्रॉपर लॉस हो गया ये। और उसके बाद उसको बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर एक गर्ल और बॉय, 2 पार्टनर इनोसेंट है, प्राइवेट मूवमेंट्स के लिए गए हैं, जहाँ भी ये चीजें पता लगती हैं, पुलिस हमेशा एक्शन लेती है। पेरेंट्स के पास अगर बात चले जाएगी, पहले तो डराएगा पुलिस वाला कि तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर देंगे। मेरा सजेशन ही रहेगा फिर किसी लीगल काउंसिल को, जो एडवोकेट हैं फ्रेंड, उनको बुला लिया जाए। कोशिश करते हैं कि वहाँ पे सेटल करें। बांचीक के अंदर पुलिस वाला फिर एक ही चीज बोलता है कि आप बताओ कितने पैसे हैं, और वो फिर आपसे मनी एक्सटॉर्ट करके चले जाता है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। हिज नेम इज एडवोकेट प्रवीण सिंघल। ही इज इंडियाज मोस्ट अप्रोचेबल लॉयर्स में से एक हैं। आप इनसे किसी भी टाइप का सवाल पूछ सकते हैं, इनके साथ पर्सनली कनेक्ट भी कर सकते हैं। ही हैज गॉट आंसर टू एवरी कॉमन मैन्स क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लीगल से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही अप्रोचेबल है और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। इन्होंने छोटे से लेके बड़े केसेस बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करा है और काफी अच्छी तरीके से इन्होंने जस्टिस दिलवाई है। ये आपका है रैपिड फायर राउंड, ठीक है ना? इसको आप क्विकली आंसर्स कर देंगे आप। तो पहला है तारीख पे तारीख, जो एक डायलॉग है एक मूवी से। क्या जस्टिस एक्चुअली में डिलेड रहता है? मैं नहीं मानता। जस्टिस डिले अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ उसी केस में होता है जहाँ पे जो पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि डिले हो। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप प्रूव करना चाहते हैं और आप अपने केस को ठीक तरीके से ट्रैक करें, जैसे अभी मैंने बताया ई कोर्ट्स को डाउनलोड करके आप वहां पे अपने कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है उसको चेक करो और उसको ट्रैक रखो, तो उस केस में हर डेट पे एक इफेक्टिव डेट होनी चाहिए। और इफेक्टिव डेट अगर होती है तो उस केस में तारीख पे तारीख नहीं पड़ती है, हमेशा कुछ ना कुछ होगा और आगे चीजें बढ़ेंगी और जल्दी रिजॉल्व होंगी। अगला क्वेश्चन रेंटल एग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये 100 रुपए का रेंट और 50 रुपए का रेंट में आप रेंट एग्रीमेंट बना लेते हैं। हाँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं बोथ लैंडलॉर्ड और टेनेंट पे? क्वेश्चन को समझने के लिए 2 लॉ के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, मैं लीगल लैंग्वेज में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। एक स्टैम्प ड्यूटी एक्ट है जो कहता है कि आपको एक स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी देनी है ऑन एनुअल रेंट। फॉर एग्जांपल 2% की बात करते हैं, दिल्ली में 2% जो है स्टैम्प ड्यूटी है ऑफ एनुअल रेंट। तो अगर आपने से मैं कह रहा हूँ कि 10,000 रुपीज एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, 10,000 रुपए पर मंथ का 1,20,000 रेंट पे लिया, उसका तो 1,20,000 का 2% मतलब 2,400 रुपीज स्टैम्प ड्यूटी देनी ही देनी है। इतने के स्टैम्प पेपर लगने ही चाहिए। ये स्टैम्प ड्यूटी किसको जाएगा? ये सरकार की, जो आप स्टैम्प पेपर परचेज करते हैं वो आप परचेज कराएंगे। तो ये ज्यादा नहीं हो गया 100 रुपए 50 रुपए के? यस, बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आपको लॉ बता रहा हूँ। और ये आप जो पूछ रहे हैं कहाँ जाते हैं, सिशिल के पास जाता है। किसके थ्रू जाता है? सिशिल के थ्रू सरकार के पास जाता है। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सिशिल, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार के पास गया पैसा। आप क्या करता है? सरकार जो टैक्स लेती है ऐसे स्टैम्प ड्यूटी ले रही है। अच्छा, और अगर किसी ने पे नहीं करा तो? अगर किसी ने पे नहीं किया तो उस एग्रीमेंट की मैं कहूंगा कि वैलिडिटी हो सकती है, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर है कि जिसने स्टैम्प ड्यूटी नहीं दी है, जितनी कम दी है, उसका 10 टाइम्स तक कोर्ट पेनल्टी लगा सकती है। बट हमारे पास तो यही एग्जांपल्स है कि 50 और 100 रुपए के रेंट एग्रीमेंट बनते हैं आराम। एक सिस्टम चल रहा है और उस सिस्टम में आप जा रहे हैं, लेकिन अगर कोर्ट के पास अपोजिट पार्टी कोई ऑब्जेक्शन ले लेती है तो कोर्ट के पास ये पावर है। कोई एग्जांपल है जिसके अंदर ऑपोजिट पार्टी ने कुछ ऐसा कुछ करा है? बहुत एग्जांपल्स हैं। अगर ज्यादातर जो हाई स्टेक मैटर्स होते हैं तो वहां पे आप देखेंगे पूरी स्टैम्प ड्यूटी पे की होती है, रजिस्टर भी कराए होते हैं। अब मैं कहता हूँ ये नहीं है, तो मतलब रिसेंटली हमारे पास एक केस हुआ था कि वी वर फ्रॉम द टेनेंट साइड, तो लैंडलॉर्ड ने केस फाइल कर दिया एविक्शन का। टेनेंट को कुछ और टाइम चाहिए था, 5-6 महीने और चाहिए था, लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा था। टेनेंट ने कहा कि भाई आप एक काम करते हैं
कि ये लीगल केस फाइल करेगा, कोई बात नहीं, हम लड़ लेंगे। अब कोर्ट में जो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पर हुआ था उनका एग्रीमेंट, कोर्ट में कितना था उसमें? अराउंड 23,000। तो 23,000 के हिसाब से वो 100 रुपए के ऊपर बना हुआ था रेंट एग्रीमेंट। तो हमने सबसे पहला ऑब्जेक्शन ही ये लिया कि इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं पे की हुई है। तो स्टैम्प ड्यूटी जब पे नहीं की है तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया, सिर्फ डबल का ऑर्डर दिया कि इतना जो बैलेंस अमाउंट है इसका डबल अमाउंट दे दो, क्योंकि दिस इज अप टू 10 टाइम्स जो पेनल्टी है। इसके अंदर फिर ये टेनेंट के लिए अगर ये वाला आपने लॉ बता दिया कि 100 नहीं, वो खाली करने का तो ऑर्डर होगा ही होगा, उससे उसके ऑर्डर के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जरूर राइज हो जाती है लैंडलॉर्ड के ऊपर। तो लैंडलॉर्ड ने स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं किया और टेनेंट ने कब्जा कर लिया। कब्जा के लिए केस चल रहा है, कोर्ट ऑर्डर देगा एविक्शन का, बट वो जो पेपर है 50-100 रुपए के ऊपर जो डॉक्यूमेंट बना है वो कितना फेवर में आएगा लैंडलॉर्ड के? उसमें ना इससे फेवर और अनफेवरेबल होने का कोई लिंक नहीं है। टेनेंसी प्रूव करने के लिए आपको सिर्फ स्टैम्प पेपर ही नहीं चाहिए होता है, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती हैं। भाई रेंट एग्रीमेंट क्यों लगाया उसने, लैंडलॉर्ड ने? टेनेंसी प्रूव करने के लिए ना, ये मेरा टेनेंट है। तो और भी चीजें हो सकती हैं, वो केस टू केस डिपेंड करेगा। लेकिन मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अगर रेंट एग्रीमेंट है या नहीं है, एविक्शन के ऊपर कोई इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी चावड़ी बाजार चांदनी चौक के पास, वहां पर एक बड़ी प्रॉपर्टी थी, कॉर्नर प्रॉपर्टी थी, जो कि छोटी छोटी दुकानें, अराउंड 14 दुकानें थी एल शेप में, छोटी छोटी। ठीक है, क्या हुआ उसमें? और हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने कहा यार खाली करानी है। उन्होंने लैंड परचेज कर ली एज इट इज, और प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद उन्होंने कहा अभी इसे खाली कराना है। हमने इसको एविक्शन नोटिस डाले, किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। जो दुकानदार थे सबको डाले, हर तरीके से कहा कि भाई तुमने कुछ अपना रेंट लेके या कुछ दे के अपना करना है तो वो भी कर लीजिए, वो नहीं माने। मामला कितने टाइम में चला? वही बता रहा हूँ, विद इन 3 मंथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हमारे पास हमारे फेवर में ऑर्डर आ गया, एविक्शन के सबके ऑर्डर हो गए, सारे की सारे लोग चले गए हाई कोर्ट एक्सेप्ट वन। एक ने कहा कि मुझे इतने पैसे दे दो जी, मेरा खर्चा हो रहा है, ये सब हो रहा है, छोटी छोटी दुकानें थी, उसको पैसे देके खाली करा दिया। अच्छा। बाकी 13 लोग हाई कोर्ट चले गए, और दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चला अराउंड 6 महीने। अच्छा। और उनको 6 महीने केस करने के बाद उनके एविक्शन के नोटिस हो गए। हाँ, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे शॉपकीपर थे, बहुत छोटे, मतलब कोई पान की दुकान चला रहा है, कोई मोबाइल रिचार्ज की दुकान चला रहा है। तो उस केस में उन्हें 2.5 साल का टाइम दिया कि आप 2.5 साल में प्रॉपर्टी खाली कर दो। लेकिन 2.5 साल में मतलब विद इन 9 मंथ्स ऑर्डर हो गए, और पहले भी कर सकते हैं या 2.5 साल में कर सकते हैं, लेकिन खाली होने के ऑर्डर्स हो गए। तो अब मैं कहूंगा कि दिसंबर 2024। तो जो ओनर ऑफ दोस प्रॉपर्टीज को रेंट मिल रहा है? हाँ, एक्चुअली रेंट ना वहाँ पे मैटर नहीं करता है, क्योंकि ये सब दुकानें ये इंडिपेंडेंस के टाइम के या उससे पहले के बैठे हुए हैं। अच्छा। कोई 5 रुपए दे रहा है, कोई 3 रुपए रेंट दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है। तो प्रॉपर लॉस हो गया ओनर के लिए, जो कि इस लैंड भाई इसने आज परचेज किया, उसने रेंट के लिए तो किया ही नहीं था ना प्रॉपर्टी परचेज। अब वो एल शेप में चावड़ी बाजार जैसी जगह पर वो प्रॉपर्टी को सेल करेगा खाली कराने के बाद, आप सोचिए कितना बेनिफिट होने वाला है। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे टाइम लॉस भी तो जा रहा है, क्योंकि 2.5 साल तक का टाइम है, उस तक खाली रहेगा। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि आज वो शांति से बैठा है, क्यों बैठा है, उसे पता है 2.5 साल बाद खाली हो जाएगी प्रॉपर्टी। ये और उसके बाद उसको बहुत मोटा पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा है, और 9 महीने में ऑर्डर आ गए, इससे फास्ट और क्या हो सकता है। लैंडलॉर्ड और टेनेंट को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अभी तो 150 रुपीज के उस पर चल रहा है स्टैम्प ड्यूटी, लैंडलॉर्ड को पे करना चाहिए, इससे अपने आपको क्या चीजों इन चीजों से बचा सकता है? जैसे मैंने बताया टेनेंसी प्रूव करनी है, तो उसके और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। सिंपल बताइए, मतलब एक वन लाइन। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि सीधी सीधी बात करूंगा तो उनको पूरा जो स्टैम्प ड्यूटी है पूरी पे करनी चाहिए, एवरी पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी है। हाँ, और जनरली ऐसा होता है कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट हाफ ऑफ बियर कर लेते हैं, जनरल प्रैक्टिस यही है। अच्छा। और अगर टेनेंट तो नॉर्मली बोलता है कि मैं क्यों करूं, खुद की आपस की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि 1 महीना 2 महीने का उनको ऑलरेडी जाता है पैसा। तो लैंडलॉर्ड आई थिंक यही होता है शायद आपका रेंट एग्रीमेंट के अंदर 1 या 2 महीने का एक एडवांस रेंट जाता है। हाँ, एडवांस सिक्योरिटी जाती है, वो तो रिफंडेबल होती है ना। वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर व्हाई वुड ही एग्री? वो करते हैं। ये लॉ कब से है वैसे स्टैम्प ड्यूटी पे करने वाला? ये स्टार्टिंग से है, फ्रॉम द इंडिपेंडेंस। तो ये सडनली अभी क्यों इन्फोर्स हो रहा है? हमेशा से इन्फोर्स होता है, लेकिन हमें लॉ के बारे में पता नहीं होता है। अगर एक केस फाइल हुआ और अपोजिट काउंसिल ने उसको ऑब्जेक्शन ले लिया,
तो एनफोर्स होगा। इट्स ओनली इन द मैटर जहाँ पे कुछ मामला फंसा है तब, अगर आपका रेंट अदरवाइज सब कुछ स्मूथ है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑन ग्राउंड मतलब फिर ये तो बहुत ही रेयर केसेस हो गए। लेकिन इसमें ना एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है कि रजिस्ट्रेशन कराना कब कंपलसरी है, क्यों 11 महीने का कंसेप्ट आया है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं 12 महीने या उससे ज्यादा पे दे रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। Okay. इसीलिए रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्टैंप ड्यूटी पे नहीं करनी है। स्टैंप ड्यूटी पे करिए अगर 11 महीने का बना रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करना। एक और चीज है, ये एक टेनेंट्स नॉर्मली कहता है कि मतलब हम पैर्स या कोई आ जाता है घर के प्रेमाइसेस विजिट करने के लिए, या किसी सडनली आपका एक प्रॉपर्टी का प्राइस हाइक कर देते हैं, तो ये वाली जो चीजें हैं उसके अंदर टेनेंट कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेटेड फील करता है कि उनको रिपेयर भी कराना पड़ता है, उनको अननोइंगली अननोइंगली ऐसे अजीब से एट्रोशियस डिमांड हो जाते हैं लैंडलॉर्ड के। तो ये वाले जो राइट्स है इसके अंदर टेनेंट कैसे बच सकता है? बिकॉज टेनेंट भी फील, उसको लगता है कि हम लोग अगर दे रहे हैं तो लैंडलॉर्ड कभी भी हमको खाली करा सकते, तो एक फियर रहता है उनको कि हम तो कभी भी किसी भी टाइम पे हमको निकाल सकते हैं बाहर। तो यहाँ पे टेनेंट क्या कर सकता है? टेनेंट को ना हमेशा जब रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो रेंट एग्रीमेंट बनाते हुए सारी चीजें मेंशन करनी चाहिए। यहाँ पर ना जो हम जैसे रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो वहां पर लिखते हैं कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, और कितने दिन का नोटिस के बाद लैंडलॉर्ड आ सकता है या कितने आवर्स के नोटिस के बाद लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी को सरप्राइज विजिट के लिए या विजिट के लिए आ सकता है। अच्छा, ये सारे के सारे डालने पड़ेंगे? डालने चाहिए। और एक अच्छे एग्रीमेंट में ये चीजें होती है, उसमें ये भी डिफाइंड होता है कि रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कौन करेगा। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी दो तरीके की होती हैं। अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ गया या एक कोई कॉमन सी चीज है, एक जनरल ऑर्डिनरी रिपेयर्स है, भाई एक नल खराब हो गया, अब ऐसे केसेस में आपको ये डिफाइन करना चाहिए रेंट एग्रीमेंट में किस कंडीशन में कौन सी मेंटेनेंस कौन बियर करेगा, वेदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट। और एक और इशू आता है कि टैक्स कौन पे करेगा, म्युनिसिपल टैक्स जिसे हाउस टैक्स बोलते हैं, ये भी डिफाइन होना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, अगर जीएसटी इन्वॉल्व है तो जीएसटी के साथ होगा, उसको कौन, मतलब ये सारी चीजें जो हैं अगर आप ये क्लियर कर देते हैं, डोमेस्टिक के लिए होगा या कमर्शियल के लिए होगा। तो नॉर्मली आइडियली करता कौन है पे? ये दोनों के बीच की एग्रीमेंट है? दोनों के बीच का एग्रीमेंट है लैंडलॉर्ड और टेनेंट का। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस होता क्या है? मोस्ट ऑफ द केसेस में जो स्ट्रक्चरल जो डिफेक्ट्स हैं वो लैंडलॉर्ड बियर करता है, ऑर्डिनरी रिपेयर्स को टेनेंट बियर करता है। हाउस टैक्स लैंडलॉर्ड के स्कोप में आता है इन जनरल, और जो खर्चा होता है स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का वो आधा आधा दोनों बियर करते हैं। जनरली ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़े से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन, हमारी जो अटेंडेंस है पूरी नहीं है और हमें एग्जाम में बैठने नहीं दिया, तो इस केस में एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? कॉलेज में क्लासेस हुई हैं, कॉलेज के लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस कहते हैं कि सपोज 75% अटेंडेंस होनी चाहिए और कोई दूसरा स्कोप नहीं है तो उसको अटेंडेंस पूरी करनी पड़ेगी, अदरवाइज ही कैन नॉट सिट इन दी एग्जाम्स। ये कॉलेज के पास पावर होती है। तो उसको अटेंडेंस 100% कंप्लीट, मतलब जितना लॉ में लिखा है, जितना रूल्स में लिखा है उतना करना जरूरी है। लेकिन इस केस में कभी कभी केसेस कुछ ऐसे आ जाते हैं जहां पर जो रूल्स है यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, वहां पे कुछ लीनियंसी दिखाई है कि बॉन्ड भर दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आप कंप्लीट करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बॉन्ड भर के आप अपना एग्जेम्पशन ले सकते हैं फॉर वन टाइम, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा है ऑफ द यूनिवर्सिटी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये दोनों के दोनों अलग एंटिटीज हैं, इसके अंदर ज्यादा पावरफुल यूनिवर्सिटी के लॉ जो है एनफोर्सेबल होते हैं इन एनी कॉलेज। अगर टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, उस केस में बच्चे के क्या राइट्स हैं जहाँ पे वो अपने एजुकेशन को एक डायरेक्शन दे, बिकॉज टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं? देखो, जब टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं किसी कॉलेज में तो हर यूनिवर्सिटी में एक डीन होता है, तो उनको क्या करना है, प्रिंसिपल और डीन को एक लेटर लिखना है। अब जनरली ना स्टूडेंट्स कहेंगे कि भाई हम अपने नाम से करेंगे तो सब हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे जी, तो वो चीज उनको देखनी है कैसे वो लेटर देंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में लेटर डालिए। ठीक है, अगर फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप और भी फर्दर, सपोज पीएमओ है और बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर एक लेटर फॉर मतलब ऑफ इंफॉर्मेशन आप इन द सेंस डाल सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आपने डीन और कॉलेज प्रिंसिपल तक ये बात पहुंचाई तो आपको रिलीफ वहां पे मिल जाएगा और क्लासेस लगना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर कभी कभी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट होती है कि टीचर जो है क्लास में आते हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे हैं,
तो बहुत सारी चीजें, ये सारे इश्यूज वहाँ पे रिजॉल्व हो जाते हैं, तो इसमें कोर्ट जाने की नीड एज सच नहीं आती है। ओके, एजुकेशन लोन्स लेकर एक स्टूडेंट है जो कि मोस्टली अपने एजुकेशन लोन को लेता है सोच के कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ऑफ कर देंगे इवेंचुअली। इसके अंदर एक वो आता है जहाँ पे एक स्टूडेंट को कभी कभार फोर्स करते हैं टू पे द मनी जब उनकी प्लेसमेंट नहीं लगती स्पेसिफिकली। तो लेट्स से एक स्टूडेंट ने लोन लिया फॉर एन एमबीए या स्पेसिफिक कोर्स के लिए जिससे उन्होंने लोन लिया बैंक से और उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, और उस केस के अंदर वो उनका इंटेंट तो है वापस लोन पे ऑफ करने के लिए। तो मेरे क्वेश्चन दो है कि नंबर 1 वो लोन लेता है, उस लोन को कैसे पे ऑफ करे। नंबर 2 अगर लोन पे ऑफ नहीं कर पाए, उसका प्लेसमेंट अगर नहीं होता, जहां पर भी नहीं होता, तो उस केस के अंदर वो अपने आप को, उसके पास क्या राइट्स है जिससे कि वो इस लोन को भी मैनेज कर पाए वापस बैंक को देने के लिए इन अ वेरी एमिकेबल वे। देखो, हमेशा एजुकेशन लोन या कोई भी लोन एज पर एग्रीमेंट, एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्रीमेंट ही जाएगा। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया और कंडीशन ये कहती है कि इसकी प्लेसमेंट होगा आउट ऑफ हिज सैलरी, ही विल रीपे द मनी ऑफ लोन, तो उस केस में प्लेसमेंट की नेसेसिटी है, जरूरी है। अगर ये होता है कि एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो इस तरह से लोन रीपे करेगा, इंस्टॉलमेंट्स डिफाइंड है, तो उसको वो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मतलब एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लोन हमें जाना होगा। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई एजुकेशन लोन लिया जा रहा है तो उस केस में एग्रीमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। एग्रीमेंट कोई पढ़ता ही नहीं है, एग्रीमेंट इतना लंबा होता है कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। अब मेरा तो एक क्वेश्चन है पर्सनली कि एग्रीमेंट पढ़े तो कैसे पढ़े, बिकॉज एग्रीमेंट अगेन काला अक्षर बहस बराबर नहीं समझ आता क्योंकि इतना सारा का सारा होता है उसके अंदर, इसमें इतना पेशेंस है नहीं। कभी पूरा एग्रीमेंट पढ़ने की नीड नहीं है। तो क्या देखना चाहिए एग्रीमेंट में? हमेशा एग्रीमेंट में ना आप देखेंगे कुछ हेडिंग्स होती हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंटर्स होते हैं। तो इसमें जो है रीपेमेंट का जैसे क्लॉज हो गया, लोन अमाउंट का क्लॉज हो गया, इंस्टॉलमेंट्स के क्लॉज हो गए, ऑब्लिगेशंस ऑफ बोरोवर हो गया, ठीक है। तो अगर इतने क्लॉजेस भी आपने ये 3-4 क्लॉजेस ठीक से पढ़ लिए, इनमें हार्डली आधा पेज होगा इनके अंदर, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। शेड्यूल बनता है और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट MID बोलते हैं वो बनता है। व्हाट इज MID? MID बेसिकली क्या होता है कि इतना बड़ा लोन का एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकते हैं, तो क्या एक प्रैक्टिस है कि MID एक बनाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन लिख दी जाती है। अच्छा, और जनरली ये 1-2 पेज का 3 पेज का होता है। अवेलेबल होता है ये बैंक ही देता है, दोनों पार्टी साइन करती है। MID मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट तो ये जैसे होम लोन में तो ये कंपलसरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बैंक बनाता है। मतलब अगर आप बैंक से पूछेंगे तो MID डॉक्यूमेंट MID आपको मिल सकता है। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ ये 3 चीजें 4 चीजें आप सिर्फ वो हेडिंग्स देखकर उनको पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और बैंक कहता है मैं चेंज नहीं कर रहा क्लॉज को, आप कोई बात नहीं, आप बैंक को मेल लिखिए, आप जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वहां का उसको बोलो जी इसका रिप्लाई दे दो, क्लैरिफिकेशन दे दो, तो वो क्या होता है सामने वाला क्लैरिफिकेशन दे देता है और आपका काम। तो यहाँ पे अगर इन नटशेल लोन को एग्रीमेंट सारा जरूरी नहीं आप पढ़ो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जरूर पढ़ो। नहीं, एग्री। MID एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि काफी अच्छा डॉक्यूमेंट के बारे में बताया। दूसरी इन कंपैरिजन नॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन जो डॉक्यूमेंट है वो कितने पेजेस का होता है? इट डिपेंड्स कि कितना स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है, क्या नेचर ऑफ एग्रीमेंट है। डॉक्यूमेंट मान के एजुकेशन लोन का ही डॉक्यूमेंट ले लेंगे चलते हैं, लोन एजुकेशन लोन इट मे रन इनटू लाइक 20-30 पेजेस और मे 20 to 30 पेजेस के अगेंस्ट आप एक कह रहे हैं कि MID डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेगी स्टूडेंट के लिए। नहीं तो ये कुछ क्लॉजेस पढ़ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, इतना पढ़ने से आपको काफी चीजें वो सब मतलब आपके जो ऑब्लिगेशन वो पता लग जाएंगे। भाई बोरोवर के ऑब्लिगेशन पता लग गए तो आपको सारी क्लैरिटी हो गई ना। एक होता है कंडीशंस प्रेसिडेंट टू लोन प्रेसिडेंट, मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशंस है वो पढ़ लीजिए, तो आप ना जब लोन एग्रीमेंट की हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन से क्लॉजेस पढ़ने हैं कौन से नहीं। आई एग्री टू द एग्रीमेंट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है, ओयो रूम्स के अंदर पुलिस वाले छापा मार देते हैं, हम तो 18 साल के बच्चे हैं एंड वी आर लाइबल टू डू व्हाटएवर यू वांट टू। तो ये वाले केस के अंदर पुलिस के लोग आते हैं और डिस्क्रिमिनेट करते हैं और स्टूडेंट्स को जो करना नहीं देते जो उनको करना है। तो मतलब ये स्टूडेंट्स की तरफ से है कि ये ओयोस के अंदर छापा क्यों मार देते हैं और हमें पकड़ के क्यों लेके चले जाते हैं? कभी भी पुलिस कोई भी एक्शन लेती है तो आप उनसे पूछिए कि आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं या इंटरोगेशन कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस? अरेस्ट कर रहे हैं तो मीन्स उनके पास कौन से सेक्शन में कर रहे हैं, कौन से प्रोविजन में कर रहे हैं, ये सेक्शन पूछने जरूरी है। और अगर ये स्टूडेंट किसी ने पूछ दिया वो थप्पड़ मार देगा
पुलिस वाला तो उसको और ज्यादा बोलेगा, ज्यादा जबान लड़ा रहा है हमारे साथ, ऐसे करके डायलॉग मार सकता है अगर किसी ने ऐसा सवाल पूछ भी दिया। सवाल एक ऐसी चीज है जो लोगों को पसंद नहीं है। कहीं ना कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर का अगर आप पुलिस वाले की बात करो, वो कहीं ना कहीं पे अपना एक पावर प्ले दिखाते हैं। पावर प्ले दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर दो एडल्ट अपनी कंसेंट से हैं तो आज के टाइम में ये देखा जाता है कि वो प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं है। आप देखेंगे जनरली जो है ना प्रोस्टिट्यूशन की टिप होती है या प्रोस्टिट्यूशन के केसेस होते हैं वो छापा पड़ता है। इंडिविजुअल केसेस में राइट्स हैं एडल्ट के, वो अपना एक रूम में हैं, बैठे हैं, प्राइवेट मूवमेंट्स में बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि एज सच कोई लीगली वो बहुत ज्यादा कुछ हो सकता है नहीं। ये टिप कौन देता है? टिप इन द सेंस कि उनको न्यूज आती है कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। सपोज एक मेल या फीमेल, उसका काम ही है कि डेली वो नए नए लोग पार्टनर के साथ आ रहे हैं, तो दिस अमाउंट्स टू प्रोस्टिट्यूशन। या बहुत सारा एक होटल का इसी चीज के लिए यूज हो रहा है या कोई प्रेमाइसिस इसी चीज के लिए यूज हो रहा है। यस, क्योंकि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन इज नॉट लीगल, तो वहां पे ये पुलिस एक्शन लिया जा सकता है। छापा पड़ता है। इनोसेंट कैसे प्रूफ करा जा सकता है कि ये नहीं है, मतलब ही इज नॉट कन्विक्ट, ये काम नहीं कर रहा है उस टाइप का। और गर्ल्स के केस के अंदर इवन डिफिकल्ट टू प्रूफ। जैसे मैंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर ना एक तो प्रोस्टिट्यूशन को कर्व करने के लिए, रोकने के लिए पूरा काम करता है। जहां भी ये चीजें पता लगती हैं पुलिस हमेशा एक्शन लेती है। लेकिन अगर एक गर्ल और बॉय, दो पार्टनर अगर इनोसेंट है और वो उनका काम नहीं है, वो कुछ एक प्राइवेट मूवमेंट्स के लिए गए हैं, तो ऐसे केस में मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ उनको कोई आपका ओपिनियन है, अगेन ये आपका ओपिनियन है, एक्चुअली में ऑन द ग्राउंड ये रियलिटी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन वही है कि डिफेंड कैसे करे अपने राइट्स, अपना डिफेंड कैसे करे, हाउ वन कैन फाइट फॉर देयर इनोसेंस कि हम इनोसेंट है। इसका सिंपल आंसर है बातचीत। देखो मैं डिटेल में आपको इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कह सकता हूँ, बातचीत के अंदर पुलिस वाला फिर एक ही चीज बोलता है कि आप बताओ कितने पैसे हैं, और वो फिर आपसे मनी एक्सटॉर्ट करके चले जाता है। सॉरी ये पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ, बट दिस इज द ट्रुथ। तो इसमें मेरे लिए इसके लिए कमेंट करना, मैंने कहा कि सिंपल बातचीत करके उनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है, और उनको बताना पड़ेगा लॉ कि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास पावर नहीं है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से आपको ये केस को सेटल करना चाहिए। एक या दो चीजें बता सकते हैं जो अपने फेवर के अंदर बोल सकते है। एक स्टूडेंट, लेट्स से एक स्टूडेंट जा रहा है, वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा? बिकॉज नंबर वन, उसके पेरेंट्स के पास अगर बात चले जाएगी, पहले तो डराएगा पुलिस वाला कि तुम्हारे पेरेंट्स को फोन कर देंगे, दूसरी बात बता देंगे तुम्हारे कॉलेज को फोन कर देंगे, तीसरी बात बता देंगे कि तुम जहाँ पे रह रहे हो तुम्हारे लैंडलॉर्ड को बता देंगे, चौथा है इस लड़की को, मतलब जो गर्ल है उसको भी बता देंगे कि उसके अगेन वो सेम टू सेम रिक्वेस्ट उसके पेरेंट। तो वहां पे कहीं ना कहीं पे ना एक डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, या कहीं ना कहीं पे आपको ना आपके जो फंडामेंटल राइट्स है ना उसके अगेंस्ट जाती है और आपको डराती है ये, ठीक है ना। इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही डिस्प्लीजिंग एक्सपीरियंस है ये। इसको कैसे रोके? एक स्टूडेंट कैसे लड़ सकता है यहाँ पे? बार बार आपसे स्टूडेंट्स को ना लड़ने के लिए लड़ना नहीं है, अपने राइट्स पता होने चाहिए। जैसे इफ दे आर मेजर इज एट द एज ऑफ व्हाट 18 इयर्स के बाद, ओके, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज ए मेजर। अब यहाँ पर अगर पुलिस बहुत ज्यादा तंग कर रही है, जनरली आजकल करते नहीं है क्योंकि सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, कैमरास के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और पुलिस जो है नहीं करती है। अगर इनकेस कर रही है तो मेरा सजेशन ही रहेगा फिर किसी लीगल काउंसिल को, जो एडवोकेट है फ्रेंड, उनको बुला लिया जाए, फिर वो उसको कोशिश करते हैं कि वहां पे सेटल करें। क्योंकि अगर किसी फीमेल को अरेस्ट करना इतना ईजी नहीं है, अरेस्ट करना, अच्छा ठीक है, मतलब मैं कहूँगी बहुत ही टफ है। और कोर्ट में अगर ये केस चला भी जाता है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क आता है कि प्रूव करना बहुत टफ हो जाएगा कि ये क्यों अरेस्ट किया गया है, क्या रीजन था। वो थ्योरी को प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। कहीं ना कहीं पे उस लड़की की रेपुटेशन तो पूरी स्टिक में गई ना, पूरा रेपुटेशन खराब हो गया उस लड़की का। इवन इफ इज प्रूवन नॉट गिल्टी, कहीं ना कहीं पे एवरीबॉडी विल जज हर इन द सोसाइटी। लेकिन आप ऐसे केसेस देखिए कि सोसाइटी में आपको बहुत नेग्लिजिबल केसेस हैं अगर होंगे तो, बट अगर जो केसेस हैं वो एग्जाम्पल बन जाते, मिसाल बन जाए, तो पूरी फैमिली की रेपुटेशन। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे केसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि गर्ल को अरेस्ट करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क, और उनको रात को पुलिस स्टेशन में रखना और ये सब करना इट्स रियली टफ। तो आप समझिए कि पुलिस के पास ना बहुत सारे काम है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं उनके पास, बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो जनरली वो ऐसे काम नहीं करेंगे जहाँ की अननेसेसरी ह्यूमिलेशन हो, उन्हीं के अगेंस्ट जाए, उनके ऑफिसर्स उनको बोले कि भाई आप ये गलत क्यों किया तुमने। तो ये चीजें मींस रोकती हैं पुलिस को ऐसा काम करने से, कोई भी गलत अरेस्ट करने से। ठीक है, पॉइंट टेकन। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोक लेते हैं बिना बात पे,
हाँ ठीक है, और मतलब चाबी भी ले लेते हैं और बोलते हैं कि अपना लाइसेंस और लाइसेंस रख लेते हैं और बोलते हैं कि आप चले जाओ, आप सीधे कोर्ट में आओ। ये इनका एक सीधा पैतरा है हाँ कि आपसे पैसे निकालने, क्योंकि दिवाली दशहरा सामने है हम्म। और आपको अलग अलग तरीके से आपके पेपर्स लेंगे और आपको कोई ना कोई फाइन जरूर देंगे ठीक है। और डराएंगे भी कि देखो आपने ये कर दिया और आपको कैश में देना पड़ेगा, पेटीएम नहीं चलता हमारा, कुछ भी नहीं चलता। तो ये वाला एक पार्ट है, ये अभी भी प्रैक्टिस में आ रहा है। यहाँ पर एक आम आदमी अपने को कैसे डिफेंड करेगा, क्योंकि वो सीधे आपका लाइसेंस इंपाउंड कर लेते हैं और आपको कोर्ट की धमकी देते हैं। अलग से अगर आप मेरा लाइसेंस नहीं लिया, मैं कोर्ट में जाके किस तरीके से अपना को प्रेजेंट करूं कि मेरा लाइसेंस मिल जाए और एक मिनिमल फाइन के साथ ना फ्री हो जाऊं। बट अगेन यहाँ पे सर, यहाँ पे एक टाइम लगता है, तो टाइम के साथ साथ जो जस्टिस है, जो कुछ भी मेरा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं पे अपना ऑफिस, घर बार, सारी चीजें छोड़ कर आओगे इस चीज को अपना सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट लेने के लिए। कैसे आप यहाँ पे हेल्प कर सकते इसमें ना मिनिमम इन एवरी क्वार्टर कोर्ट्स जो है लोक अदालत लगाती हैं। अच्छा, अगर कोई पुलिस आपको कह रही है कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं है या आपने ये वायलेट किया है और आपसे लाइसेंस मांगती है, आरसी मांगती है, तो आप कहो जी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अगेंस्ट वो आपको एक चालान बना के देंगे। आप चालान लेकर जो डेट है, या तो डेट पर आप चले जाइए और वहां पे कोर्ट के सामने पेश होकर अपना सॉरी बोल दीजिए। तो कोर्ट जो है काफी केसेस में देखा गया है कि काफी उसको लीनियंटी ले लेती है अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है, और मतलब 10% से लेके 50% तक में भी वो अमाउंट वो फाइन डिपॉजिट कराएगी और उसकी बकायदा आपको रसीद मिलेगी और आपका चालान सेटल हो जाएगा। टिपिकली कितना टाइम लगता है लोक अदालत में? आप कभी भी एवरी 3 मंथ्स होती है, जब भी नेक्स्ट आ रही है, ध्यान रखिए आपको जाने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, जो आपके एडवोकेट साहब है उनको अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी बना के दे दीजिए और जाके वो कोर्ट में पेश हो जाएंगे, आपके बिहाफ पर और चला। एडवोकेट साहब कितना पैसा लगेंगे इस पूरे प्रक्रिया के लिए? ये सब्जेक्टिव मैटर है। जनरली अच्छे लॉयर्स इसको, मतलब मैं कहूँ कि जिनकी डिफरेंट प्रैक्टिस है, अच्छे लॉयर, सॉरी गलत बॉलपार्क दे दीजिए, रेंज दे दीजिए, मतलब कहाँ से कहाँ तक है। और अगर मान के चलिए मेरे को अपना सेटल करना है, बिकॉज मेरे को हो रखा है, मेरे ब्रदर को भी एक ऐसा चैलेंज फेस करे, यहाँ पे उनका लाइसेंस इंपाउंड कर लिया गया था उनकी। भाई हम अगर बात करते हैं कि कोई हमारे, वैसे हम जैसी प्रैक्टिस करते हैं, हम इस तरह के केसेस लेते ही नहीं है चलान के। आई एग्री। लेकिन कोई फ्रेंड का आ गया या कोई रिलेटिव का हो गया तो उनका सीधा ये आता है, यार आप तो एडवोकेट हो, आप तो कराई दोगे। तो हमारी प्रैक्टिस क्या रहती है कि जनरली लोक अदालत सैटरडे को होती है या संडे को होती है। एवरी 3 मंथ्स मैक्सिमम मतलब हो जाती है। और इसका अपडेट कब पता चलता है कि लोक अदालत हो रही है? ये ऑनलाइन पता लगता है। ऑनलाइन क्या वेबसाइट है? लोक अदालत आप डालेंगे, अपना स्टेट का नाम डालेंगे, आपको आ जाएगा गूगल पर। अच्छा, और नोटिफिकेशन कहीं पे किसी में नहीं, नोटिफिकेशन नहीं, वो हमारे लॉयर्स के ग्रुप्स होते हैं उनमें आते हैं। अदरवाइज आपको व्हाट्सएप में ग्रुप चाहिए? व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं हमारे अलग। हमको कैसे पता चलेगा? हमको वेबसाइट पर क्या? वो आपके जो एडवोकेट हैं उनसे आप बात करेंगे, वो बता देंगे कि अच्छा क्या है। ओके 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 ओके। और उस केस में क्या होता है, हम एक पर्सन को असाइन कर देते हैं और वो जाके लोक अदालत में पेश होके, सपोज 50 हैं, 20 हैं, 10 हैं चालान, वो सेटल कर देते हैं। हम इसके कोई, हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज नहीं होती ना, हम इसकी कोई फीस लेते हैं। नहीं, मैं एग्री करूं, मैं तो उसी अगेन एक कॉमन जनरल बता रहा हूँ। कुछ लोग फ्री में भी कर देंगे, कुछ थोड़ा बहुत पैसे ले लेंगे, कुछ परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली अफेयर नहीं होता, ये डिपेंड करता है। और इसमें अगर आप खुद भी पेश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इसका एक प्रोसेस होता है, आपको ऑनलाइन पहले जाकर, जब लोक अदालत की डेट आती है, जब पोर्टल ओपन होता है, उसी टाइम आपको बहुत जल्दी उसमें अपने चालान की डिटेल डालनी होती है, नहीं तो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है और वो बंद हो जाता है, फिर नेक्स्ट लोक अदालत की वेट करनी है। तो आपको जल्दी से ये काम करना है और उसके बाद जब आप ये जाएंगे लेके कोर्ट में, हार्डली इन 2 आवर्स you'll be free। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर किसी को लॉ समझना है या मान के चलिए कुछ भी उसके लाइफ के कोई घटना घटी और उसके बारे में हल्का सा स्टडी करना है, बिकॉज गूगल तो एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, आपको मल्टीपल चीजें कोरा में भी मिल जाता है, लेकिन कभी कभी इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं होती है। द राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के लिए अगर एक नॉर्मल इंसान को जाना है, जस्ट एज अ बिगिनर, कि मैं यहाँ पे फंसा पड़ा हूँ और मेरे को इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, कोई लाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे उसको वो जा सकता है और इस इन्फॉर्मेशन को ढूंढ सकता है? देखो, मेरा एक सजेशन है, जो लॉ है वो बहुत वाइड सब्जेक्ट मैटर है और उसमें एक छोटा सा पॉइंट भी उसका मीनिंग चेंज कर देता है। तो हमेशा सजेशन रहेगा कि अगर आपने एक्चुअल में अगर लीगल ओपिनियन के लेवल पर इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने वकील साहब से बात करिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे केस लॉज होते हैं। इंडियन कानून करके एक वेबसाइट है, इंडियन कानून, हाँ, इसमें केस लॉज होते हैं सारे, और जनरल इंफॉर्मेशन गूगल पे मिलता है, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन डालिए। अगेन लेकिन वो ऑथेंटिकेटेड नहीं
होता। मेरा वही क्वेश्चन है कि कोई ऑथेंटिक या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप प्रॉपर, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मेरी नॉलेज में नहीं है। अच्छा, ओके। इंडियन कानून में भी आपको सारे केस लॉज मिलेंगे, अच्छा, जो कि अब ठीक है, वो आप रिलाई ऑन कर सकते हो, लेकिन केस लॉज होते हैं वहाँ पे आपको की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कोई जनरल टॉपिक के ऊपर वो नहीं हो। तो आजकल लोग एआई के ऊपर भी डिपेंड होने लगे हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि एआई भी हमेशा ठीक इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, केस लॉज तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं देता है। पीछे कुछ केसेस भी आए हुए थे कि एआई के बेस पे केस लॉ फाइल कर दिए गए, लेकिन बाद में जब उसको रीड किया गया तो पता लगा ऐसा कुछ है ही नहीं उनमें। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है कि अभी मेरे जो व्यू है, अभी एआई भी इतना डेवलप नहीं हुआ है कि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे। एक क्वेश्चन था जो कि काफी लोगों ने पूछा था विद रिस्पेक्ट टू आरजी कर कोलकाता हॉस्पिटल का जो केस जो हुआ था, एंड सिमिलर काइंड ऑफ अ केस 2012 में भी हुआ था, निर्भया केस, जहाँ पे बहुत ब्रूटली मतलब जो विक्टिम है उसके साथ बर्ताव किया गया था। क्लियरली बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में दिया, जुडिशरी कुछ कर नहीं पा रही है, और देयर आर मल्टीपल थिंग्स, मतलब बहुत चीजें इसके बारे में बात करी जा रही है। अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि जिस लेवल का जस्टिस होना चाहिए वो है नहीं। लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर दिखाया है कि कुछ लोगों को प्रेजेंट करा, लेकिन स्टिल काफी लोग कन्विंस्ड नहीं है। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज, मैं आपसे एक पार्ट में डिसएग्री करूंगा कि जुडिशरी कुछ नहीं कर पा रही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशरी एंड लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर मीन जो पुलिस के हाथ में होता है, लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, सिर्फ पुलिस हो गया, आर्मी हो गई, जो भी फोर्सेस हैं उनके हाथ में रहता है, और उसको कंट्रोल करता है जुडिशरी। अब एक क्राइम हुआ तो वो लॉ एंड ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं ब्रीच हुआ, अब वो केस आया जुडिशरी के पास। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, बेसिक प्रिंसिपल समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, कि सबको अपनी बात कहने का राइट है, और बात कहने के लिए और कोर्ट को बात सुनने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो एक बेसिक टाइम लगता है। दूसरी चीज है, कोर्ट जो है, इंडियन सिस्टम जो है रिलाई ऑन करता है कि अगर 100 गिल्टी को भी फ्री होना करना पड़े कर देंगे, लेकिन एक इनोसेंट पर्सन को कभी भी गिल्टी प्रूव नहीं करेंगे या गिल्टी उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कोर्ट जब 100% श्योर हो जाता है कि एक पर्सन सच में ही गिल्टी है और सारे एविडेंसेस, सारे सर्कमस्टांसेस वो कह रहे हैं कि वो गिल्टी है, तो कोर्ट उसको अपना एप्रोप्रिएट ऑर्डर देता है। तो जुडिशरी जो है अपना काम कर रहा है, और वो अच्छे से करता है। कभी कभी उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है, सामने वाले को बोलने का मौका देना पड़ेगा। नेचुरल जस्टिस और नेचुरल लॉ एंड उसके जो नेचुरल जो आपका प्रोसीजर उसके चक्कर में जो मुजरिम होता है या जो जिसके मानसिकता है कि हमें और क्राइम करना है, वो और क्राइम करता है फिर आगे जाके, थिंकिंग कि लॉ एंड ऑर्डर जब तक जस्टिस आएगा तब तक टाइम होगा, उस टाइम के लिए हमारा अपना आज तो बेकार करें, और ये करते हैं इस टाइप के क्राइम्स, और क्राइम्स चले जा रहे हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इस चक्कर में ही रहता है कि चलो डिफेंड करते हैं उसके लिए क्योंकि ह्यूमन है, बट यही टाइप के ह्यूमन बीइंग्स बाकी ह्यूमंस को ही नुकसान पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक जजमेंट आ नहीं रहा, बिकॉज प्रूवन टिल गिल्टी, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर पाते, और उस डिले की वजह से काफी क्राइम्स और आते जा रहे हैं। ये रेप कल्चर इन हरियाणा जो 10 डेज के अंदर 10 रेप्स करती है, ग्लोरीफाई करती है कि हाँ रेप तो नॉर्मल है, और लेडीज जो है वो क्योंकि इस टाइप के कपड़े पहनती है, ऑर्डर्स में आती है, तो हम तो करेंगे। ये टाइप का मानसिकता कुछ स्टेट्स के अंदर भी अकर कर रही है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ पे जस्टिस क्यों नहीं है? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन हम ना इसको बेसिक चीज से समझते हैं। पहली चीज, जो एडिक्वेट मैन पावर है, अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं या मैं जुडिशरी की बात करूं, हमें ये समझना जरूरी है कि क्या ये एडिक्वेट है। दूसरा, क्या हमारे लॉ इतने स्ट्रिंजेंट हैं कि कोई क्राइम करने से डरेगा? आंसर इज नो इन बोथ द केसेस। अब यहाँ पर एक चीज ना, बेसिक चीज समझना जरूरी है। आप एग्जाम्पल देखिए, मेट्रो स्टेशन या मेट्रो के अंदर कोई गुटखा नहीं खाता है या थूकता नहीं है, कोई गंदगी नहीं होती है, लेकिन बाहर होती है। इंडियन रोड्स के ऊपर कोई भी सामान फेंक देता है। अगर मैं कहूँ बाहर सिंगापुर चले जाओ, हांगकांग चले जाओ, या किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाओ, किसी की हिम्मत नहीं होती है बाहर फेंकने की, इंडियंस की, उन्हीं लोगों की जो कि अपने कंट्री में बहुत सारा गन फैलाते हैं। अब यहाँ वहां पे क्यों नहीं होती? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है, एकदम कैच हो जाएगा कैमरा में, आ जाएगी पुलिस और फाइन कर देगी। अगर हम उस लेवल पर अपने मैन पावर को और जुडिशरी में और लॉ एंड ऑर्डर में ले आए, और थोड़ा सा, मेरा मानना है, आई माइट बी रॉन्ग, मेरा मानना है थोड़ा सा ना हम इसको स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ठीक है, और कोई ऑफिशियल व्यू नहीं है। बिल्कुल 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 दीजिए। यहाँ पर क्या है कि कुछ केसेस को अगर हम बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे स्टेट के केसेस हैं, सरकार के केसेस हैं,
उसके लिए हम अलग कोर्ट बना दें, क्योंकि बहुत बड़ा चंक है, उसके लिए अलग केस हम कोर्ट्स बना दें। अभी क्या होता है? अभी कॉमन होता है, अभी कॉमन है 138 के केसेस, जो कि दिल्ली में आज 6 महीने से लेके 9 महीने तक की डेट्स भी मिल रही है, कुछ केसेस में 3 महीने की भी मिल रही है, 1 महीने की भी मिल रही है, लेकिन मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर 138 केसेस को अगर मैं बैंक वाले पार्ट को अलग कर दूं, बैंक के केसेस ये जज साहब लड़ेंगे और देखेंगे, और बाकी कॉमन मैन के मैं अलग कर दूं, जैसे पीछे रिटायर्ड जजेस को लाया गया था कि आप केस को हैंडल करिए, उनको डिफरेंट टाइप के केसेस दे दो, तो इस केस में अगर हम इस कैटेगरी में भी इसको डिवाइड कर देते हैं, तो मेरा अपना पर्सनली मानना है कि केस जल्दी रिजॉल्व होंगे, और कुछ टारगेट्स दे दिए जाएं, कितने केसेस रिजॉल्व होने हैं, ठीक है, कोर्ट कितने बजे तक, मतलब इफेक्टिवली कितने केसेस हुए हैं, प्लस ये तो मतलब सिस्टमेटिक चेंजेस की बातें कर रहे हैं जो कि टाइम लगता है। ये टाइम लगता है, इसके बिना अगर आप कहो एक दिन में ओवरनाइट ऐसा हो जाए, हाँ, तो ओवरनाइट के लिए कोर्ट हमारे सरकार को, सारी स्टेट हो या सेंटर हो, सबको बहुत स्ट्रिक्टली इन चीजों को लेना होगा, और लॉ एंड ऑर्डर को 0 टॉलरेंस में लाना होगा कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अब बिकॉज यहाँ पर एक बॉडी लॉज आएंगे जी, बिकॉज पहले भी देखा था कि जहाँ पे आपको बहुत फास्ट ट्रैक जजमेंट मिला था, इनफैक्ट देयर वाज अ हैंड किल डेथ वाले भी केसेस देख रखे हैं जहाँ पे बहुत तेजी से आपका जस्टिस पास हुआ था। अच्छा, एक सवाल मेरे दिमाग में आया था, जैसे कि आप बाहर के देशों के साथ कंपेयर कर रहे थे, देयर वाज अ फेमस केस ऑफ हॉट कॉफी केस ऑफ मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पे एक लेडी ने मैकडॉनल्ड्स का एक गर्मा गर्म कॉफी लिया था, शी केप्ट इट ऑन द डैशबोर्ड, एंड द मोमेंट उन्होंने जैसे ही चलाने की कोशिश करी थी गाड़ी, वो कॉफी का कप फ्लिप होके उनके लैप पे गिर गया और उनको 2 डिग्री बर्न्स हुए थे, और उन्होंने कोर्ट में जाके सीधे बोला कि मैकडॉनल्ड्स की कॉफी इतनी ज्यादा गर्म थी और मैकडॉनल्ड्स की कॉफी की वजह से मेरा पूरा पैर जल गया, लैप जल गया, मेरे को पैसा चाहिए। एंड मैकडॉनल्ड्स ने एक सिप, मतलब ऑलमोस्ट फाइन का तो पता नहीं, बट वो वेंट इनटू मिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर वो फाइन गया था। है तो उस लेडी की बेवकूफी की उन्होंने डैशबोर्ड में रखा था और वो फ्लिप होके उनके ऊपर गिरा था, लेकिन उन्होंने सू करा और मैकडॉनल्ड्स से पे किया। लेकिन ये वाले केसेस इंडिया के अंदर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केसेस और जस्टिस जो आप बता रहे हैं, नेचुरल जस्टिस सिस्टम चल रहा है, वहां पे कौन सा सिस्टम चलता है? देखो, यहाँ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वहां पर भी है, लेकिन यहाँ पर केस करना, फाइट करना, इसको अफोर्ड करना इज वेरी इजी, बट यहाँ पे इंसान थक जाता है। हाँ, क्योंकि सभी लोग केस कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज कॉस्टली नहीं है। कितने लोग केस करते हैं ऑन एन एवरेज? देखो, इसका डेटा तो मेरे पास एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मे रन इनटू फ्यू लैक्स इन अ मंथ, इन ए मंथ। ओके, लेकिन ये मैं जस्ट बता रहा हूँ, मेरे पास कोई डेटा नहीं है। अब यहाँ पे हमें ना एक चीज समझनी है कि लॉ मीन्स यहाँ पे इतने केस क्यों हैं। अब मैं कहता हूँ ए है और बी है, ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट, वो कोई अपनी प्लीडिंग्स दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है कि जो मैं कह रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, बी भी दे रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ए की तो सच बोल रहा है, कोर्ट जो सच है, जो सही है, उसके फेवर में ऑर्डर दे देता है। तो जिसने एफिडेविट गलत दिया कोर्ट में, क्या उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए? कोर्ट को लेना चाहिए। कोर्ट में आप ओथ दे रहे हैं, ओथ पर आप एफिडेविट दे रहे हैं, एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, या बहुत सारी स्टेटमेंट आपने पॉइंटर्स लिखे हैं, अगर वो गलत है, वो प्रूफ गलत हो जाते हैं, तो अगर उनके अगेंस्ट भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या जो गलत बोल रहे हैं, क्या उनके दिमाग में, दिल में डर नहीं बैठेगा यार ऐसे रहते हैं? तो इसमें कोर्ट का समय बर्बाद नहीं हो रहा है? आप समझे, अगर 10 केस ऐसे कोर्ट ने सपोज 10 केस कर दिए ऐसे डिसाइड, तो उसके पीछे जो 1000, 2000, 10,000, लाख केस है, वो लोग नहीं रुक जाएंगे और स्ट्रिक्टली उसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। क्या गलत बोलने वाले नहीं रुकेंगे? जो सिर्फ लड़ने के लिए लड़ रहे हैं कि चल यार देखा जाएगा, जैसे अभी आपने बोला, लड़ते हैं, जब डिसीजन आएगा तब देख लेंगे, ठीक है, अगर उनको पता है डिसीजन आ गया तो उसके फेवर में तो आएगा, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट भी आएगा, तुम्हारे अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है, क्योंकि तुमने कोर्ट में गलत एफिडेविट फाइल किया है। एक और स्टेप अगर हम जाएं तो ये भी हम अडॉप्ट करके देख सकते हैं। नो डाउट केस का, कोर्ट का बर्डन बढ़ेगा, इसके लिए अलग कोर्ट्स बना दो। बट वो ये ना घूम फिर के आपका कोर्ट का केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसका कितना बेनिफिट होने वाला है? लॉन्ग रन के अंदर तो एक ही मूवी का डायलॉग याद आता है, तारीख पे तारीख, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस जल्दी मिलती है नहीं। अच्छा, हाँ तारीख में भी तारीख ना, ये ऐसा नहीं होता है। अगर ई कोर्ट्स या आपने अपने केस को ठीक से ट्रैक किया, तो कोर्ट भी ना हर डेट पे काम करना चाहती है, और कोर्ट का केस आपका आगे बढ़ेगा, प्रोवाइडेड आप अपने कोर्ट के केस को ट्रैक करो।
अब कभी कभी ना हम प्रॉपर्टी के केसेस में देखते हैं, अपोजिट पार्टी 15 है, 20 है, अब 20 में ऐसे केसेस मतलब जनरली लंबे चलते हैं, किसी की डेथ हो गई फिर उसके लीगल हेयर्स आएंगे। तो यहाँ पे ना अगर आप ठीक से इसको परस्यू करेंगे, ये भी फास्ट ट्रैक पे हो सकता है। कैसे? सिर्फ केस को परस्यू करना है, देखना एक्चुअल इफेक्टिव हियरिंग हुई या नहीं हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, अपने वकील साहब से बात करनी है और इंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम में इफेक्टिव हियरिंग। व्हाट इज द मिनिमम टाइम ऑफ फास्ट ट्रैक? अगर आप ये मत बोलना केस टू केस, बट आप एक बॉल पार्क दे सकते हैं किस टाइम के अंदर एक फास्ट ट्रैक को हम फास्ट ट्रैक मान के चलते हैं? जस्टिस कितने टाइम के अंदर मिलता है, या एक आपका जो पर्टिकुलर केस गया है आप वो कितने टाइम के अंदर वो रिजॉल्व हो जाता है? ऑन एन एवरेज अगर मैं कहूँ कि 3 साल में एक केस रिजॉल्व हो जाता है। ये किस टाइप का केस होता है? एक अगर 3 केस प्रॉपर्टी का है, 3 इज अ गुड पीरियड। अभी से गुड पीरियड। अगर यही कमर्शियल सूट आ गए वो 1.5 साल में भी हो रहे हैं रिजॉल्व। अच्छा, तो आप कह रहे हो कमर्शियल से रिलेटेड जो केसेस है वो जल्दी होते हैं? यस। और आपका जो पर्सनल वाले है उस पर टाइम ज्यादा लगता है। प्रॉपर्टी मैटर्स है जहाँ 20 पार्टीज हैं और मैं कहता हूँ मैंने केस फाइल किया, 20 पार्टीज अपने रिप्लाई फाइल करेंगी, फिर मैं उसका रेप्लिकेशन फाइल करूंगा, मैं उसके रिप्लाई का भी रिप्लाई फाइल करूंगा। आप सोचिए कितना टाइम लगने वाला है। तो वहां पे डिपेंड करेगा कि कितना उलझा हुआ मैटर है। तो आप ये ऐसा सिनेरियो बता रहे हो जहाँ पे बहुत सारे पार्टीज इन्वॉल्व है, वहां पे आप 3 इयर्स की बात बता रहे हैं। अब वहां पे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, 5 साल 7 साल भी लग सकता है। 5-7 साल 10 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आपने परस्यू किया अपने केस को ठीक से परस्यू किया, मैं कह रहा हूँ वही 10 साल जो लगने वाले वो 3 साल में आप करा सकते हो। 3 नहीं तो 4 साल में हो जाएगा, लेकिन इट्स ए गुड पीरियड एक्चुअली। 3 साल इज अ गुड पीरियड। और फास्ट ट्रैक की बात करें तो मिनिमम 1 साल। मिनिमम 1 साल। तो ठीक है, आई थिंक प्रवीण जी थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स दिए हैं, कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे आंसर्स आपने दिए, तो धन्यवाद आपका शुभ टाइम के लिए। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड हम आपके साथ दोबारा एक और करेंगे इंटरव्यू जिसके अंदर वी आर गोइंग टू कवर मोर एस्पेक्ट्स ऑन द लीगल पार्ट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू।